नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान दिल्ली आईएएस एकेडमी लेकर के आई है आप सभी के लिए 30 कदम सीरीज। इस 30 कदम सीरीज का हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के 30 टॉपिक पर आधारित 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करना। ये एमसीक्यूज कहां पर आपको हेल्प करने वाली हैं? आप कभी भी जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन के बाद आवश्यकता होती है उसके एनालिसिस की, ये एनालिसिस करना कि हमें कौन सा टॉपिक कितना याद हो चुका है, कौन सा टॉपिक हमें परेशान कर रहा है, कौन से टॉपिक में हमने जो है हमारी तैयारी पूरी कर ली है। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ पुराने क्वेश्चंस या नए क्वेश्चंस या पिछले पेपरों में पूछे हुए क्वेश्चंस को देख करके समझ में आती है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमी आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आई है जो आपके रिवीजन के बाद आपका काम आसान कर देगी जब आप इस सीरीज में से जुड़ेंगे हमारे साथ और इस सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को जब आप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का 15th टॉपिक, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। अब तक के हमने हमारी इस सीरीज में 14 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन 14 टॉपिक्स के बाद अब आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ध्यान दे दें। तो इस डेटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम आज कवर करेंगे पाई चार्ट के क्वेश्चंस को, हम कवर करेंगे टैबुलेशन के क्वेश्चंस को और हम आगे कवर करने वाले हैं बार ग्राफ के क्वेश्चंस को। तो आज इन टॉपिक्स पर हमारी चर्चा होने वाली है। इन टॉपिक्स के 30 क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं पाई चार्ट के साथ। तो पाई चार्ट होता क्या है, तो एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट, तो जब आप बात करते हैं पाई चार्ट की, तो यहां पर पाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। पाई जो है, पाई वर्ड यूज किया गया है सर्कल के लिए और चार्ट वर्ड यूज किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं पाई चार्ट, तो पाई चार्ट का मतलब यह है कि जब इंफॉर्मेशन सर्कल के माध्यम से कन्वे किया जाए, जब कोई जानकारी को एक वृत्त के माध्यम से दर्शाई जाए, तब उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट में क्या होता है, हम जानते हैं कि पाई चार्ट अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो पूरे सर्कल की वैल्यू या तो डिग्री में हो सकती है या तो पूरे सर्कल की वैल्यू जो है आपकी परसेंटेज में हो सकती है। तो पाई चार्ट में बेसिकली हम देखेंगे कि दो प्रकार के हमको पाई चार्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे पाई चार्ट जिनमें वैल्यूज जो है वो डिग्री में दी जाती है और कभी कभी ऐसे पाई चार्ट भी देखने को मिलते हैं जिनमें वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन हियर शोज एक्सपेंडिचर्स अकर्ड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स। ये पाई चार्ट जो है वो आपको क्या दर्शा रहा है, तो वो आपको एक्सपेंडिचर भी बता रहा है, खर्च भी बता रहा है, साथ साथ वो आपको बचत भी बता रहा है। और बचत बताने के साथ साथ उसने ये भी बता दिया है कि बचत का जो अमाउंट है वो कितना है, 8,000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई चार्ट है ये एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को बता रहा है। जैसे कि इसने बताया कि ये जो फूड पर खर्चा हो रहा है वो कितना है, तो फूड पर खर्चा 120 डिग्री किया जा रहा है। अदर्स पर खर्चा, विभिन्न पर खर्चा कितना किया जा रहा है, तो 45 डिग्री किया जा रहा है। एडुकेशन पर कितना खर्चा किया जा रहा है, तो 30 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। सेविंग्स पर कितना खर्चा किया जा रहा है, यानी बचत पर। बचत अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये हम जानते हैं, ये बेसिक्स। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। तो यहां पर जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में ना केवल खर्च की बात कर रहा है पर बचत की भी बात कर रहा है, सेविंग्स की भी बात कर रहा है। इसी के साथ ये भी बता रहा है कि रहने के लिए यानी कि हाउसिंग में कितना खर्च किया जा रहा है, तो हाउसिंग में 105 डिग्री खर्च किया जा रहा है। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो उस
पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री निकल करके आएगी। तो फिर से दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं निर्देश को। निर्देश हमारा क्या कह रहा है? तो निर्देश कह रहा है कि यहां दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है, जो कि एक महीने में कितनी है? 8000। बचत कितनी है? तो एक महीने का बचत हमको बता दिया है, पाई चार्ट में हमको बचत के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बचत जो है 8000 रुपए है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस पर आधारित पहला प्रश्न। इन जानकारियों के आधार पर हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्च की जाती है? आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्च की जाती है? तो आप देख सकते हैं कि ये रहा आवास और ये रहा भोजन। आवास पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 105 डिग्री। भोजन पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 120 डिग्री। हमको पूछ रहा है आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्च की जाती है। आप देख सकते हैं भोजन पर 120 डिग्री खर्च किया जा रहा है, जबकि आवास पर 105 डिग्री खर्च किया जा रहा है। भोजन पर अधिक खर्च किया जा रहा है, तो कितना अधिक खर्च किया जा रहा है? तो आप सीधे सीधे अंतर ले लें। 120 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर आएगा कितना? 15 डिग्री। तो हमारा उत्तर होगा यहां पर 15 डिग्री। पर चूंकि उसने राशि पूछी है, उसने इसे रुपयों में पूछा है, तो अब हमारा सवाल ये होता है कि ये 15 डिग्री कितने रुपए के बराबर है? ये 15 डिग्री कितने रुपए के बराबर है? ये अगर हम सवाल का उत्तर दे दें तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब 15 डिग्री कितने रुपयों के बराबर है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमको ये बताया गया था कि हमारी बचत कितनी है, हमारा सेविंग्स कितना है। और देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सेविंग्स है हमारी 60 डिग्री, और इसी सेविंग्स की वैल्यू जो है वो हमें 8000 रुपए दिया हुआ था। इसी सेविंग्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8000 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का मान अगर 8000 है, तो अब हमें पता लगाना है 15 डिग्री का मान। तो 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 8000 बटे 60 गुणित 15। और इस प्रकार ये एक बार में, ये 4 बार में, ये एक बार में, और ये 2000 बार में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवास की तुलना में भोजन पर कितना अधिक खर्च किया जा रहा है? तो भोजन पर 2000 रुपए अधिक खर्च किए जा रहे हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000 रुपीज। आप अगर चाहते तो आप ऐसा कर सकते थे कि आप पहले भोजन को रुपयों में निकाल लेते, आप अगर चाहते तो आवास यानी हाउसिंग को भी रुपयों पर निकाल लेते, और फिर आप भोजन माइनस आवास करके भी यह उत्तर प्राप्त कर सकते थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक बार आपको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता होता, यहां पर दूसरी बार आपको रुपए को कन्वर्ट करना पड़ता, फिर आप अंतर लेते। तो ज्यादा बेटर है कि 2 बार कन्वर्ट करने से अच्छा है कि हम पहले अंतर ले लें और फिर बाद में कन्वर्ट कर ले। और इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000 रुपीज। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षा पर कितना खर्च होता है। पूछ रहा है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन में अगर हम देखेंगे तो दिए गए पाई चार्ट में यह हमको बता रहा है कि एजुकेशन पर 30 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। और देखा जाए तो हमको हमारा वैल्यूज रुपए में बताना है, तो हमको पूछा जा रहा है कि ये 30 डिग्री कितने रुपए के बराबर है। दिए गई जानकारी में हम जानते हैं कि 60 डिग्री का मान कितना है। तो प्रश्न में बता दिया था कि ये 60 डिग्री जो कि बचत है, बचत हमारी कितनी है? 8000। तो अगर 60 डिग्री 8000 है तो 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो आधा कर दीजिए, तो हमारा उत्तर आएगा कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो शिक्षा पर 4000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि भोजन पर व्यय का बचत से अनुपात है। भोजन पर व्यय का बचत से क्या अनुपात है? भोजन पर व्यय है 120 डिग्री, और बचत पर हम देखें तो कितना रुपए हम बचा पा रहे हैं? तो 60 डिग्री। यहां पर भोजन पर 120 डिग्री खर्च हो रहा है और बचत में हम कितना बचा पा रहे हैं? 60 डिग्री। हमको पूछा है, रेशियो बताना है किसका किसका?
फूड इज टू सेविंग्स का, तो फूड इज टू सेविंग्स का रेशियो हम बता देंगे। फूड पर है 120 डिग्री का वैल्यू और सेविंग्स पर है 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये एक बार में, ये दो बार में, हमारा आंसर होगा 2:1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2:1। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का रेशियो, जब भी रेशियो की बात आएगी तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों रेशियो में मात्रा जो है वो सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप वैल्यू ले रहे हैं डिग्री में तो दोनों डिग्री में होना चाहिए, अगर आप वैल्यू ले रहे हैं रुपीज में तो दोनों रुपीज में होना चाहिए, और अगर आप वैल्यूज ले रहे हैं परसेंटेज में तो दोनों परसेंटेज में होना चाहिए। रेशियो में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कन्वर्जन की। हमारे इस प्रश्न में हमको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज डिग्री में मौजूद थे। तो जो रेशियो डिग्री में आएगा वही रेशियो रुपीज में आएगा और वही रेशियो परसेंटेज में भी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द मंथ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है, और पूरी फैमिली का महीने का खर्च कितना है ये देखिएगा। ध्यान दीजिए, ये पाई चार्ट जो है वो खर्च के साथ साथ बचत की भी बात कर रहा है। पूरे पाई चार्ट की वैल्यू अगर मैं देखूं तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू होती है 360 डिग्री। और 360 डिग्री में आप अगर बचत को बाहर कर दें, यानी ये जो हमारा बचत है इसको हम बाहर कर दें, यानी 60 डिग्री को अगर मैं निकाल दूं तो हम कहेंगे कि ये 300 डिग्री जो आया है, ये जो बाकी पाई चार्ट हमारा यहां से यहां तक आया है, यही है खर्च। क्योंकि ये क्या है, ये तो बचत है, ये तो सेविंग्स है, और इसने क्या पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये हमसे 360 डिग्री का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है केवल एक्सपेंडिचर की वैल्यू। और एक्सपेंडिचर टोटल में से अगर हम बचत को निकाल दें तो हमारा बचने वाला है एक्सपेंडिचर। तो अब हमारा काम क्या है कि सिर्फ इस 300 डिग्री का वैल्यू बताना। चूंकि प्रश्न में दिया है कि 60 डिग्री हमारा कितना है, 8000 रुपए है, तो अब हमको बताना है कि 300 डिग्री कितना होगा। तो 300 डिग्री हो जाएगा हमारा 8000 बटे 60 इंटू 300 कर दीजिए। ये एक बार में, ये 5 बार में सॉल्व करने पर आएगा आंसर हमारा 40,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40,000, क्योंकि इसने प्रश्न में पूछा टोटल एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर में याद रखिएगा कभी भी सेविंग्स शामिल नहीं होता। एक्सपेंडिचर जब हम अकाउंट करते हैं तो हम सेविंग्स को साइड में रखते हैं, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा हमारा 40,000। अगर प्रश्न ने पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली फॉर द मंथ, पूरे परिवार की महीने भर की आय कितनी है, तो उस केस में हम पूरे सर्कल की वैल्यू लेते। क्यों पूरे सर्कल की वैल्यू लेते, क्योंकि पूरा सर्कल हमको बता रहा है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स जो है वो किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। तो अगर इनकम की वैल्यू पूछी जाती तो हम 360 डिग्री की वैल्यू बताते। हमको पूछा एक्सपेंडिचर की वैल्यू, इसीलिए हमने 300 डिग्री की वैल्यू बताया। और अगर पूछा होता बचत, तो बचत तो दिया था, बचत हमारा 60 डिग्री है, जिसका मान कितना है, 8000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला पाई चार्ट। अगला पाई चार्ट अगर आप देखेंगे तो अब हमको एक प्रश्न में 2 पाई चार्ट दिए गए हैं, और ये 2 पाई चार्ट का हमको ध्यान से अध्ययन करना है। जब भी हम पाई चार्ट का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके डायरेक्शंस दिए होते हैं उन डायरेक्शंस पर अच्छे से आपको ध्यान देना है। डायरेक्शंस को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि डायरेक्शन से हमको पता चलता है कि ये पाई चार्ट किन चीजों की बात कर रहा है। जैसे अगर देखें तो यहां पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 1981 और 1995 में देश X के लिए व्यवसायिक श्रेणी के आधार पर कार्यबल का वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ workforce by occupational categories for country X in the year 1981 and 1995. Study the chart and answer the questions. क्या कह रहा है कि एक कंट्री है,
एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम इसने क्या रख दिया है, कंट्री एक्स रख दिया है। और इस कंट्री एक्स में अगर हम देखें तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, और इन ऑक्यूपेशंस में अलग अलग वर्क फोर्स, अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्कफोर्स यहां पर इन्वॉल्व है, और इसी का इंफॉर्मेशन हमको ये पाई चार्ट बता रहा है। और साथ ही साथ हमको 2 ईयर के लिए ये डेटा मौजूद है। एक दिया गया है हमको 1981 के लिए, और एक हमको दिया गया है 1995 के लिए। तो 1981 में क्या बता रहा है, तो 1981 में ये बता रहा है कि कुल कार्यबल, टोटल वर्कफोर्स कितना है, 150 मिलियन है। टोटल हमारे कितने लोग इन्वॉल्व है वर्कफोर्स में, तो 150 मिलियन की ये बात कर रहा है। 1981 में कितने लोग काम कर रहे हैं, 150 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। दूसरे पाई चार्ट में क्या बता रहा है, तो दूसरे पाई चार्ट में 1995 का इंफॉर्मेशन बता रहा है। उसी कंट्री एक्स के अलग अलग ऑक्यूपेशन में क्या वर्कफोर्स है, तो टोटल वर्कफोर्स है हमारा 175 मिलियन। 175 मिलियंस जो है वो इन्वॉल्व है हमारे अलग अलग काम में। और कौन कौन कहां कहां इन्वॉल्व है, ये अब पाई चार्ट को देख करके समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा है कि सर्विस के क्षेत्र में 15% लोग इन्वॉल्व हैं। प्रोफेशनल जो है वो कितने हैं, 18% है। 18% लोग क्या हैं, प्रोफेशनल है। मैनेजेरियल्स यानी प्रबंधकीय में कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 10% लोग हैं। सेल्स में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो 8% इन्वॉल्व है। क्लेरिकल में 20% और ब्लू कॉलर जॉब्स में 28%। अगर आप ध्यान देंगे तो इस बार हमारे पाई चार्ट में जानकारी जो है वो प्रतिशत में दर्शाई गई है। तो अगर जानकारी प्रतिशत में दर्शाई गई है तो पूरा पाई चार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो पूरे पाई चार्ट का वैल्यू होगा 100%। आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन किस में कन्वे हुआ है, परसेंटेज में। पूरे पाई चार्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। और एक बार हम बात कर लेते हैं कि 1995 में कितने कितने लोग कहां कहां इन्वॉल्व हैं, तो फार्म में, खेत में 2% लोग इन्वॉल्व हैं। सर्विस के क्षेत्र में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 16% लोग इन्वॉल्व हैं। और प्रोफेशनल्स कितने हैं, तो 24% लोग प्रोफेशनल्स हैं। मैनेजेरियल्स में कितने इन्वॉल्व हैं, तो प्रबंधकीय में 13% इन्वॉल्व हैं। सेल्स में 7%, क्लरिकल यानी लिपिक में 18% और ब्लू कॉलर में 20% लोग इन्वॉल्व है। इस तरीके से हमने पूरा पाई चार्ट को अच्छे से समझ लिया कि पाई चार्ट बता क्या रहा है। फिर से एक बार देखिएगा पाई चार्ट क्या बता रहा है, तो पाई चार्ट कंट्री एक्स के बारे में बता रहा है जिसमें अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हैं। वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में अलग अलग वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से क्षेत्रों में कितने कितने इन्वॉल्व है, तो उसकी जानकारी हमको ये पाई चार्ट दे रहा है। देखा जाए तो कितनी कैटेगरी हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कैटेगरीज हमको दिया हुआ है। इन 7 कैटेगरीज में कौन कौन है, तो फार्म है, सर्विस है, प्रोफेशनल है, मैनेजेरियल है, सेल्स है, क्लेरिकल है और ब्लू कॉलर है। और इन 7 कैटेगरीज में किसमें कितने कितने लोग हैं, तो वो हमको जानकारी दे दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें और ये जानना चाहें कि 1981 में, अगर हम ये जानना चाहें कि 1981 में हमारे फार्म में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो फार्म में हमको दिया हुआ है कि 1% लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये 1% किसका होगा, तो 1% होगा टोटल का, और टोटल है हमारा कितना, 150 मिलियन। तो यहां से हम जो है बता सकते हैं 15% का हम क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे, जो कि निकल करके आएगा कितना, 1.5 मिलियन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फार्म में हमारे कितने मिलियंस इन्वॉल्व हैं, तो 1.5 मिलियन इन्वॉल्व हैं। इसी प्रकार अगर हमको पूछे कि बताइए प्रबंधकीय में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो 10% लोग इन्वॉल्व हैं। ये 10% किसका होगा, तो ये 150 मिलियन का होगा। तो 10% आप निकाल दें किसका, 150 मिलियन का। तो 10% 150 मिलियन का कितना हो जाएगा, तो 15 मिलियन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 15 मिलियंस जो है, 150 में 15 मिलियंस जो है वो
वो प्रबंधकीय में इन्वॉल्व है। और इस तरीके से जो है हम किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेते हैं इसके ऊपर आधारित पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 1981 से 1995 तक देश एक्स के कार्यबल में लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि है। हमको क्या बताना है, द इंक्रीज। हमको क्या बताना है, हमको बताना है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ clerical workers in the workforce of the country X from 1981 to 1995 in millions। millions में आंसर देना है। हमको ये बताना है कि लिपिक अगर हम देखें 1981 से 1995 तक लिपिक में कितने परसेंट नहीं कहना चाहिए, कितनी वैल्यू जो है वो लिपिक की बढ़ी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1981 में क्लरिकल में कितने लोग इन्वॉल्व हैं ये पता करना पड़ेगा। तो 1981 के लिए अगर हम देखें तो 1981 में क्लरिकल में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो दिया हुआ है 20%। ये 20% किसका होगा, 150 मिलियन का। तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू 20% किसका, 150 मिलियन का। 20% 150 मिलियन के लिए क्या करेंगे आप देखिएगा, 20/100 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई और यहां पर 150। तो ऐसे में हम कहेंगे 50 2 बार, 50 3 बार, 2 1 बार और ये 10 बार। तो 10 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा, 30 मिलियन। तो 1981 में कितने लोग लिपिक में, कितने लोग क्लरिकल में इन्वॉल्व हैं, 30 मिलियन लोग। 30 मिलियन लोग जो है वो यहां पर काम करने में लगे हुए हैं। अब बात करेंगे हम 1995 की। 1995 में क्लरिकल में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्लरिकल में 18% लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसी को हम निकाल लेते हैं कि ये 18% किसका होगा, तो ये 18% टोटल का होगा, 175 मिलियन का होगा। सॉल्व करते हैं, 18% 175 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25 7 बार में और ये हो जाएगा 25 4 बार में। ये हो जाएगा 2 बार में और ये 2 9 बार में। तो 9 7 63/2 आएगा। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारा 31.5। तो 31.5 मिलियंस जो है वो हमारे 1995 लिपिक में शामिल है। कितने लोग लिपिक में काम कर रहे हैं 1995 में, 31.5 मिलियन। कितने लोग 1981 में क्लरिकल में काम कर रहे हैं, तो 30 मिलियन। और हमको पूछ रहा है वृद्धि कितने की है, तो आप देख सकते हैं पहले थे 30 मिलियन, अब हो गए हैं 31.5 मिलियन। वृद्धि कितने की है, तो 31.5 माइनस 30, सॉल्व करने पर आएगा 1.5 और ये पूरा आंकड़ा जो है वो किस में है, मिलियंस में है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1.5 मिलियन। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या कह रहा है कि द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री एक्स फ्रॉम 1981 टू 1995 इज। 1981 से 1995 तक देश एक्स के कार्यबल में ब्लू कॉलर श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत कमी कितनी है। ये कह रहा है कि यहां पर जो ब्लू कॉलर हैं और यहां पर जो ब्लू कॉलर हैं, 1981 में जो ब्लू कॉलर हैं और 1995 में जो ब्लू कॉलर हैं, उनमें प्रतिशत कमी कितनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ब्लू कॉलर हैं कितने। तो निकाल लेते हैं। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ब्लू कॉलर होंगे 28%। 28% किसका, 150 मिलियन का। तो पता करें सबसे पहले कि 28% 150 मिलियन का होगा कितना। तो 28% 150 मिलियन का सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। तो ब्लू कॉलर निकाल रहे हैं हम, ब्लू कॉलर। तो ब्लू कॉलर 1981 के लिए तो 28% किसका, 150 मिलियन का। तो ये हो जाएगा 28/100 इंटू 150। 50 2 बार, 50 3 बार, 2 1 बार और ये 14 बार। तो यहां से आंसर आएगा हमारा 42
मिलियंस। यानी 1981 में ब्लू कॉलर कैटेगरी में कितने लोग थे? 42 मिलियंस लोग थे। अब पता करते हैं कि 1995 में ब्लू कॉलर में कितने लोग थे। तो यहां पर दिया हुआ है 20%। ये 20% टोटल का होगा और यहां का टोटल है कितना? 175 मिलियन। तो निकाल लेते हैं 175 मिलियन का 20%। यहां पर हो जाएगा 20 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू 175। तो ये एक बार में, ये 5 बार में, 5 एक बार में, 3 बार में और 5 बार में, तो हमको वैल्यू मिलेगी 35 मिलियन। और अब आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर 42 मिलियन लोग थे, अब यहां पर 35 मिलियन लोग हैं। तो प्रतिशत कमी कितने की आई? तो 1981 से 1995 तक कितने की कमी आई? तो प्रतिशत कमी, परसेंटेज लेस, प्रतिशत कमी के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा प्रतिशत का फॉर्मूला याद करिए, जहां पर मैंने आपको बताया था प्रतिशत के वीडियो में कि प्रतिशत कमी हो चाहे प्रतिशत बढ़त हो, हमेशा अंतर बटे तुलना गुणित 100 करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अंतर ले लेंगे, तो अंतर मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, 42 माइनस 35, तो ऊपर आने वाला है 42 माइनस 35। और तुलना, तो देखिए 1981 से किससे? 1981 से। तो यहां पर तुलना किससे हो रही है? 1981 से। इस से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये जिसके साथ लगा हुआ होता है ना, तुलना उसी से हो रही होती है। तो 1981 में वैल्यू कितनी थी? 42। तो यहां पर लिख देंगे 42। अब बस करना क्या है? इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 42 इंटू 100। ये एक बार में, ये 6 बार में, और इस तरीके से हमारे पास आएगा 50/3%, जिसे हम जानते हैं 16/2/3% के रूप में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 16/2/3%। कितने की कमी आई? तो 16/2/3% की कमी आई। और इस तरीके से हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1981 में कार्यबल में सेवा कर्मियों की संख्या लाखों में थी। 1981 के कार्यबल में सेवा कर्मियों की संख्या क्या थी? सेवा कर्मी अगर आप देखेंगे तो सेवा कर्मी कितने हैं? 15%। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस 15% का वैल्यू बता दीजिए। 15% होने वाला है टोटल का, यानी 150 मिलियन का। तो इस 15% का वैल्यू हमको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 150। 50 2 बार, 50 3 बार, ये हो जाएगा कितना? 45/2। और 45/2 होता है 22.5। और आंकड़े हमारे चल रहे हैं किसमें? मिलियंस में। तो हम कहेंगे कि सेवा के क्षेत्र में 22.5 मिलियन लोग इन्वॉल्व थे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र के लोगों की संख्या पूछा था, 1981 का पूछा था, इसीलिए 1981 में गए हम। सेवा में देखा कितने लोग हैं? 15%। 15% टोटल का होगा, तो 15% 150 मिलियन का निकाला, जवाब में मिला 22.5 मिलियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1981 में श्रेणियों की संख्या जिनमें प्रत्येक में 25 मिलियन से अधिक श्रमिक शामिल थे। 1981 में द नंबर ऑफ कैटेगरीज विच कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन 25 मिलियन वर्कर्स ईच इज। हमको ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, ये पूछ रहा है कि ये जितने भी हमारे कैटेगरीज है ना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 कैटेगरीज में कितने कैटेगरीज ऐसे हैं जिनमें 25 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। देखा जाए तो पूरा वैल्यू किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। हमारा डेटा यहाँ पर किस में है? परसेंटेज में है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये पता तो लगा लें कि ये 25 मिलियन जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। तो हमारा काम रहेगा कि हम पता लगाएं 25 मिलियन कितने परसेंट के बराबर है। कुछ लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे कि ये 1% का मिलियंस में वैल्यू निकालें,
इस 15% का मिलियंस में वैल्यू निकाले, 18% का मिलियंस में वैल्यू निकाले, सबका मिलियंस में वैल्यू निकाले और फिर कंपेयर करें कि कितने की वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा या उसके बराबर आ रही है। पर ऐसे में आपको ये 7 कैटेगरी के लिए 7 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्यों ना हम इस 25 मिलियन को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि पूरा पाई चार्ट किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज में 100% है। पूरा पाई चार्ट कितना है, तो पूरा पाई चार्ट हमारा 100% के बराबर है। और अगर हम देखें तो पूरा पाई चार्ट किसको बता रहा है, वर्कफोर्स को बता रहा है, टोटल वर्कफोर्स को बता रहा है। और टोटल वर्कफोर्स कितना है, 150 मिलियन। तो मैं ये कहूंगा कि इसी 150 मिलियन ये बराबर है किसके, 100% के। तो अगर 150 मिलियन 100% के बराबर है, हमको जानना है 25 मिलियन कितने परसेंट के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख दीजिए 25 मिलियन। क्या लिखेंगे, 25 मिलियन। और 25 मिलियन अपॉन हो जाएगा 150, इंटू करेंगे हम कितना, 25। तो यहां पर 50 2 बार, 50 3 बार। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 50/3 यानी कि 16 2/3%। और 16 2/3% का मतलब है 16.6666%, 16.6666%। फिर से देखिएगा, हमको दिया हुआ था पूरा पाई चार्ट किस में, परसेंटेज में। तो हम कह सकते हैं कि पूरा पाई चार्ट टोटल कितना परसेंट है, 100%। पूरा पाई चार्ट मिलियंस में कितना है, 150 मिलियन। तो हम कहेंगे 150 मिलियन ही 100% के बराबर है। ऐसे में हमको बताना था 25 मिलियन की वैल्यू। तो हम 25 मिलियन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.66%। यानी कि 25 मिलियन का वैल्यू ही किसके बराबर है, 16.6666% के बराबर है। अब क्या करना है, तो अब फिर से क्वेश्चन को देखिए। 1981 में द नंबर ऑफ कैटेगरीज विच कंप्राइज्ड ऑफ more than 16.66% वर्कर्स इज, 16.66% से ज्यादा कैटेगरी वाले कितने हैं, ये बस बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, फार्म होगा क्या, नहीं होगा। सर्विस होगा क्या, सर्विस 15% है, नहीं होगा। प्रोफेशनल होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रोफेशनल की वैल्यू 16.66 से ज्यादा है। प्रबंधकीय होगा क्या, नहीं होगा। सेल्स होगा क्या, नहीं होगा। क्लरिकल होगा क्या, बिल्कुल होगा, तो क्योंकि ये 20% है। ब्लू कॉलर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 28% है। तो ऐसे में कितने आंसर आए, तो 1 2 और 3। तो कितनी कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है। केवल 3 ही कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका वैल्यू 16.66% से ज्यादा है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1981 में व्यावसायिक श्रेणी के श्रमिकों की संख्या का 1985 में ऐसे श्रमिकों की संख्या से अनुपात है। 1981 में व्यावसायिक श्रेणी कह रहा है, व्यावसायिक श्रेणी का मतलब प्रोफेशनल्स की बात कर रहा है, और में श्रमिकों की संख्या का 1995 में ऐसे श्रमिकों की संख्या से अनुपात क्या है। तो हमको पूछ रहा है 1981 के प्रोफेशनल्स का 1995 के प्रोफेशनल से रेशियो क्या है। तो हम सीधे सीधे रेशियो बता देंगे। पूछ रहा है किसका, 1981 अपॉन 1995। 1981 में पेशेवर में यानी व्यावसायिक श्रेणी में, व्यावसायिक का मतलब हो जाएगा हमारा प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स में कितने हैं, 18%। तो लिखेंगे यहां पर 18%। 18% किसका होगा, तो 150 मिलियन का टोटल है, क्योंकि 1981 में 150 मिलियन लोग। 1995 में व्यावसायिक श्रेणी यानी पेशेवर कितने हैं, 24%। तो यहां पर आ जाएगा 24% किसका,
तो ये हो जाएगा 175 मिलियन का, और बस इसी रेशियो को हमको बताना है। तो यहाँ से 25 6 बार, 25 7 बार, यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 6 3 बार, 6 4 बार, ये 2 2 बार, ये 2 3 बार। तो इस तरीके से हमारे पास रेशियो आएगा 9/14, यानी 9/14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए हमको बता रहा है 9/14। तो नोट करेंगे आंसर को, ऑप्शन है हमारा ए, करेक्ट आंसर है हमारा 9/14। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा पाई चार्ट बदल गया है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, जिसमें अब एक नया पाई चार्ट आया है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसे, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक बार ये पाई चार्ट क्या बता रहा है। सबसे पहले तो दी गई जानकारी पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नीचे एक पाई चार्ट और तालिका दी गई है, यानी कि इस बार क्वेश्चन सिर्फ पाई चार्ट का नहीं है, पाई चार्ट के साथ साथ एक टेबल भी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि पाई चार्ट और तालिका दी गई है जो छात्रों के विभिन्न श्रेणी और उनके प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए कि दिया क्या है, डेटा किसके बारे में बात कर रहा है। बता रहा है कि पाई चार्ट जो है वो स्टूडेंट्स के कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, और टेबल जो है वो उनके प्लेसमेंट की बात कर रहा है। मैं आप सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसा आपको एक डीआई का क्वेश्चन आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा ये देखिए कि उस डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हमने अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग प्रश्नों की संख्या देखी है। जैसा अगर बात करें कि पीएससी में, तो पीएससी में ऐसा हो चुका है कि डीआई का एक क्वेश्चन के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक आंकड़े के आधार पर, एक आंकड़ा आपको दिया गया है, उसके आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक आंकड़े के आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि एक आंकड़े के आधार पर 1 प्रश्न पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि एक आंकड़ों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा डेटा को पढ़ने में कम से कम 2 मिनट का समय जरूर दें। अगर आंकड़ों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पूरे डेटा को स्टडी करने में आप 2 मिनट का समय दें, क्योंकि इन 2 मिनट से आप पाई चार्ट और दिए गए संबद्ध सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन अगर आप करते हैं, तो आप 5 सही आंसर दे सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन है उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करें आंकड़ों को समझने में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। यहां पर दिया है पाई चार्ट, और पाई चार्ट के ऊपर वैल्यू दिया हुआ है कि यहां पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3000। विद्यार्थी कह रहा है, स्टूडेंट्स कह रहा है, स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 3000। और पाई चार्ट में हमको यहां पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इस प्रकार 6 कैटेगरीज दी गई है, और 6 कैटेगरीज का परसेंटेज हमको दिया गया है। 20% ए, 10% बी, 25% सी, 15% डी, 20% ई और एफ जो है वो 10%। इस प्रकार अगर आप देखें तो पूरा का पूरा पाई चार्ट हमारा 100% का होता है। ये पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो इस पाई चार्ट की कंप्लीट वैल्यू होगी 100%। अगर इस पाई चार्ट की वैल्यूज में आपसे पूछूं नंबर्स में कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3000, क्योंकि इन्हीं 3000 छात्रों का जानकारी यहाँ पर हमको दिया हुआ है। कह रहा है 3000 का 20% ए कैटेगरी है, 3000 का 10% बी कैटेगरी है, 3000 का 25% सी कैटेगरी है, 15% 3000 का डी कैटेगरी है, 20% 3000 का ई कैटेगरी है, और 10% 3000 का एफ कैटेगरी है। तो इस प्रकार हमने पाई चार्ट को अच्छे से समझ लिया कि पाई चार्ट हमारा हमको क्या बता रहा है। आगे देखेंगे, टेबल दिया हुआ है। अब टेबल को ध्यान से समझते हैं। टेबल में क्या कह रहा है? तो टेबल में हमको पहला कॉलम बता रहा है कैटेगरी के बारे में। दूसरे कॉलम में देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि कैटेगरी ए के सामने इसने लिखा है मल्टीनेशनल कंपनी, कैटेगरी ए के सामने लिखा है मल्टीनेशनल कंपनी, और कैटेगरी बी के सामने लिखा है एवरेज सैलरी मोर देन 5 lakhs, सी के सामने लिखा है लोकल ऑर्गेनाइजेशन, डी के सामने लिखा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ई के सामने लिखा है
नो प्लेसमेंट, और एफ के सामने लिखा है डिड नॉट पास द कोर्स। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरा कॉलम जो है वो हमको प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि किसका कहाँ प्लेसमेंट हुआ या वे किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि ए क्या है, तो ए एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वही लोग शामिल होंगे जिनका मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। बी कैसी कैटेगरी है, तो बी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनका औसत वेतन 5 लाख से अधिक है। सी कैसी कैटेगरी है, तो सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें वही स्टूडेंट आएंगे जिनका स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ है, यानी विच आर प्लेस्ड इन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। डी में कैसे स्टूडेंट आएंगे, तो डी में वो स्टूडेंट आएंगे विच हैव बीन प्लेस्ड इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका राष्ट्रीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ है। और अब ध्यान दीजिएगा ई और एफ के बारे में। ई के बारे में जानकारी दे रहा है कि ई में वही कैटेगरी के लोग आएंगे या वही छात्र आएंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो कहीं पर भी प्लेस्ड नहीं हुए हैं, जो किसी भी कंपनी में नहीं शामिल हुए। और एफ में क्या बता रहा है, तो एफ में उन लोगों के बारे में बता रहा है जिन्होंने जो है कोर्स को पास नहीं किया, पाठ्यक्रम में पास नहीं हुए, यानी वो एलिजिबल ही नहीं थे प्लेसमेंट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD जो है वो अलग अलग कंपनीज के बारे में बता रहा है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज बता रहा है, जबकि ई और एफ क्या बता रहा है, ई बता रहा है वैसे लोगों के बारे में जो प्लेसमेंट में शामिल तो हुए पर प्लेसमेंट नहीं हुआ। एफ बता रहा है ऐसे लोगों के बारे में जो प्लेसमेंट में ही शामिल नहीं हो पाए। और इस तरीके से अब हमने सारा इंफॉर्मेशन देख लिया। अच्छा, एक कॉलम और रह गया। एक कॉलम में अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहां पर सिर्फ हमको M/F दिया हुआ है, और इस M/F से अगर हम देखें तो हमारा संबंध है मेल इज टू फीमेल से, मेल रेशियो फीमेल से। तो यहां पर हमको ए कैटेगरी में मेल इज टू फीमेल का रेशियो क्या है, 1/2। फीमेल मेल इज टू फीमेल का रेशियो बी कैटेगरी में 1/1, सी कैटेगरी में 2/1, डी कैटेगरी में 4/5, ई कैटेगरी में 7/5 और एफ कैटेगरी में 2/1। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमने पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर डिकोड कर लिया, अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। अब पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी में कितनी महिला विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ। बात कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी की, यानी कैटेगरी ए की। तो कैटेगरी ए में फीमेल कितने हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी ए में लोग कितने हैं ये पता लगाइए। तो कैटेगरी ए में 20% लोग हैं। ये 20% किसका है, तो ये 20% 3000 का है। तो पता लगाओ 20% 3000 का कितना होगा। देखिए 10% 3000 का 300 होगा, तो 20% कितना होगा, 600 हो जाएगा। तो ए में कितने स्टूडेंट हैं, तो ए में 600 स्टूडेंट हैं। 600 स्टूडेंट का रेशियो क्या है, 1/2 है, यानी कि महिलाएं जो है वो 2 गुना है किससे, पुरुषों से। यानी कि रेशियो से हम कह सकते हैं कि अगर पुरुष 1 है तो महिला कितनी है, 2, पुरुष 10 है तो महिला कितनी है, 20। इस प्रकार अगर हमको पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं हैं, कितने फीमेल हैं, तो मैं कह सकता हूं टोटल हो जाएगा 1 + 2 कितना, 3, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 2/3। और ये 2/3 किसका होगा, 600 का होगा। तो 2/3 600 का निकाल लीजिए, एक बार में 200 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना वैल्यू, 400। तो हम कहेंगे कितनी महिला विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 400। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो जो भी ऑप्शन जिसमें 400 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में पास नहीं हुए।
कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में पास नहीं हुए, पाठ्यक्रम में पास नहीं हुए की जानकारी हमको F दे रहा है, तो F में कितने विद्यार्थी हैं पूछ रहा है, तो F में 10% विद्यार्थी हैं। अगर ऑप्शन हमारा परसेंटेज में है तो करेक्ट आंसर होगा 10%। अगर 10% ऑप्शन में नहीं है तो ये 10% होगा किसका, टोटल का। टोटल है हमारा 3000, तो 10% 3000 का निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर होगा हमारा 300। तो जिस भी किसी विकल्प में 300 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में पास नहीं हुए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है हमारा 300। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानीय संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों में कुल कितनी महिलाएं थी। बात कर रहा है किसकी, महिलाओं की। स्थानीय संगठनों यानी सी में और राष्ट्रीय संगठनों यानी डी में। तो सी और डी में कितनी महिलाएं थी ये हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो पता लगाओ कि सी और डी में लोग कितने हैं। सी और डी में लोग कितने हैं। अगर हम बात करें सी की तो सी में 25% लोग हैं। ये 25% किसका होगा, तो ये 25% 3000 का होगा। डी में कितने लोग हैं, तो डी में 15% लोग हैं। ये 15% किसका होगा, तो ये 15% 3000 का होगा। 25% निकालेंगे तो आएगा कितना, 750, और 15% अगर निकालेंगे तो आएगा कितना, 450। तो सी कैटेगरी में कितने लोग हैं, 750 लोग हैं। डी कैटेगरी में कितने लोग हैं, 450 लोग हैं। और इनमें अब आप महिला और पुरुष निकाल लीजिए। इन 750 लोगों में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 2:1। तो हमको पता लगाना है फीमेल, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा फीमेल कितनी है, 1/3। ये 1/3 किसका होगा, 750 का होगा। तो 1/3 750 का, ये 1 बार और ये 250 बार। तो हम कहेंगे कि 250 है फीमेल, 250 है फीमेल, और तो 500 हो जाएंगे कौन, मेल। होगा कि नहीं होगा, 250 अगर फीमेल है तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, मेल। 450 में आ जाइए। यहाँ पर अगर आप रेशियो देखेंगे तो 4:5 है, तो 4 और 5 हो जाएगा 9। और इस तरीके से महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो 5/9। 5/9 किसका होगा, तो 450 का होगा। तो 5/9 निकाल लीजिए, ये 1 बार और ये 50 बार। सॉल्व करने पर आएगा कितना, 250। तो इस तरीके से कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, 250। 450 में 250 महिलाएं हैं, तो बचेंगे कितनी, 200 महिलाएं। और इस तरीके से महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 500। तो हमारा जो भी विकल्प जिसमें 500 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है। तो मेल और फीमेल टोटल का रेशियो कितना है ये बताने के लिए हमको पूरे के पूरे टेबल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो ए में कितने लोग हैं, तो ए में 20% लोग हैं। ये 20% निकाल लीजिए किसका, 3000 का। तो 3000 का 20% कितना आ जाएगा, 600। आप 10% निकालेंगे 3000 का, ये आएगा कितना, 300। सी का 25% हम निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, ये आया 450। डी का 15% निकालोगे तो आएगा 450। ई का 20% निकालोगे आएगा 600। और एफ का अगर आप एफ का 10% निकालोगे तो आएगा 300। तो इस प्रकार हमने सभी छात्र कितने कितने हैं वो निकाल लिया। किस किस कैटेगरी में कितने कितने छात्र हैं वो हमने निकाल लिया। अब उसमें कितने मेल और कितने फीमेल हैं वो निकाल लेते हैं। तो 1:2 रेशियो का मतलब है कि मेल होंगे 200 और फीमेल होंगे 400। 300 का मतलब है 300 को बराबर बांट दीजिए तो ये हो जाएगा 150 और 150। 750 को 2:1 में बांट दीजिए यानी ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 250। आगे देखिएगा डी कैटेगरी को आप 4:5 में जब आप बांटेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा कितना, 250। और जब आप 600 लोगों को 7:5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 350 और यहाँ आ जाएगा 250।
और 2:1 में जब 300 लोगों को बांटा जाएगा तो यहाँ आएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 100। तो इस प्रकार अब आप टोटल मेल और टोटल फीमेल निकाल लें तो मेल हम निकाल लेते हैं, मेल हो जाएंगे हमारे 200, 150, 350, 850, 1050, 1050 और ये हो जाएगा 1400 और मेल की संख्या आएगी कितनी 1600। तो टोटल मेल्स कितने हैं 1600। 3000 में अगर 1600 मेल है तो बचे हुए 1400 क्या होंगे फीमेल। और हमको क्या पूछा है महिलाओं तथा पुरुषों का क्रमशः अनुपात। तो महिलाओं का अनुपात है 1400, पुरुषों का अनुपात है 1600। काट दीजिए इसे 2 7 बार में, 2 8 बार में, तो महिला और पुरुषों का अनुपात आएगा हमारा 7:8। तो जो भी विकल्प जिसमें 7:8 दिखे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 के लिए हमको एक डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए एक बार ये पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 के लिए जो डायरेक्शन हमको दिया गया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 5 विभिन्न क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या और उनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। क्या बता रहा है ये टेबल? ध्यान दीजिएगा, यहां से अब हमारा टैबुलेशन स्टार्ट हो जाता है जहां पर हम लोग अब सारणीयन की पढ़ाई करने वाले हैं। जानकारी जो है टैबुलेशन में जब हम देखते हैं तो टैबुलेशन में और कुछ नहीं होता, टैब्यूलेशन सारणीयन। टैब्यूलेशन में अब जो है इंफॉर्मेशन, अब जो है हमारा डेटा जो है वो टेबल के माध्यम से दर्शाया जाएगा। हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो अब एक टेबल में कन्वे किया जाएगा। और इस प्रकार टैब्यूलेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसके निर्देश में हमको क्या कह रहा है देखिएगा। तो निर्देश हमको बता रहा है कि हमको 5 विभिन्न क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या है हमारे F, G, H, I, J, ये 5 विभिन्न क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की कुल संख्या हमको दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ पीपल ये हमको दिया हुआ है कि F में 5640, G में 4850 एंड सो ऑन। इस प्रकार आगे हमको पुरुष, महिला और बच्चे की प्रतिशतता का ब्यौरा भी दिया हुआ है कि F क्षेत्र में कितने प्रतिशत पुरुष हैं 55%, कितनी प्रतिशत महिला है 35%, कितने प्रतिशत बच्चे हैं 10%। ये पूरा डेटा जो है ध्यान दीजिएगा जानकारी में बताया है कि ये प्रतिशतता का ब्यौरा है, इसका मतलब ये डेटा परसेंटेज में है और आप सभी को ऐड भी कर सकते हैं 55, 35, 90 और 10 100%। उसी प्रकार ये 34%, 44%, 22%, तीनों को जोड़ेंगे तो 100%। तो इस प्रकार ये टेबल भी हमने समझ लिया कि ये टेबल हमको क्या बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जानना चाहते हैं कि F क्षेत्र में कितने पुरुष हैं तो 55% पुरुष हैं। ये 55% किसका होगा 5640 का होगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई H क्षेत्र में कितने बच्चे हैं तो H क्षेत्र में 13% बच्चे हैं। ये 13% किसका होगा तो 5200 का होगा। और इस प्रकार जो है हम कोई भी जानकारी इस टेबल से निकाल सकते हैं। पर हमको इन जानकारियों के माध्यम से क्या प्रश्न पूछा है ये देखते हैं हम आगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I क्षेत्र में रह रहे पुरुषों और बच्चों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहां पर जो है ये संभव नहीं हो पा रहा था कि मैं इस पीपीटी में आपको जो है टेबल भी दे दूं और क्वेश्चन भी दे दूं और विकल्प भी दे दूं। इसीलिए मैंने क्या प्रयास किया यहाँ पर कि मैं टेबल दे दूं, क्वेश्चन पूछूं और जो भी हमारा आंसर निकल करके आएगा, जैसा भी हमारा ऑप्शन रहे हम उसका चुनाव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे विकल्प जो है वो गायब कर दिए क्योंकि स्पेस मैनेज हो नहीं पा रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा टेबल अगर मैं छोटा सा बनाता तो वो आपके लिए विजिबल भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल दूं ताकि आपको जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से प्राप्त हो, जानकारी को पढ़ने में कोई भी आपसे चूक ना हो। ऑप्शन जो है हम वो एग्जाम में जैसा भी आए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर एक बार अगर हम ये टेबल समझ ले अच्छे से तो फिर जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आते हैं पहले प्रश्न में। कह रहा है कि I क्षेत्र में रह रहे पुरुषों और बच्चों की कुल संख्या कितनी है। I क्षेत्र में रह रहे पुरुषों और बच्चों की कुल संख्या कितनी है। बात कर रहा है I क्षेत्र की, ये बात कर रहा है किसकी
आई क्षेत्र की, आई क्षेत्र पे ध्यान रखिएगा, और उस पे रह रहे पुरुष और बच्चों की संख्या कितनी है। तो अगर प्रतिशत में पूछूं तो पुरुष है 65%, बच्चे हैं 10%। देखा जाए तो बच्चे और पुरुषों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 75%। बच्चे और पुरुषों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 75%। ठीक, अब इसके बाद हमको पूछ रहा है संख्या, आई क्षेत्र में रह रहे पुरुषों और बच्चों की कुल संख्या कितनी है। क्या हम संख्या बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। ये 75% किसका होगा? टोटल का होगा। तो आई क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं? तो 6020 लोग रह रहे हैं। तो हमको यही जवाब देना है कि ये 75% 6020 का कितना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 75/100 कर लिया, इंटू 60/20 कर लिया। ठीक, यहां से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ये दो 5 बार में, ये 2 3 बार में, 0 बार में और 1 बार में, ये 5 1 बार में और ये 15 बार में, ऐसा आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर 15 एकम 15 का 5, यहाँ 1 और ये हो जाएगा 4515। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4515। तो जो भी ऑप्शन जिसमें 4515 दिखे आपको, ये करेक्ट आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, आई क्षेत्र में रह रहे पुरुषों और बच्चों की कुल संख्या। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि 65% निकालते, आप 10% निकालते और उन दोनों को जोड़ देते, आंसर हमारा सेम आता। हमने क्या किया, पहले ही परसेंटेज को जोड़ लिया और फिर उसकी वैल्यू निकाल ली। तो हमारा आंसर आया कितना? 4515। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच एरिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन लिविंग इन इट। किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको सभी क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या आवश्यक है। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी महिलाएं हैं हर अलग अलग क्षेत्र में, उसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सारे वैल्यूज निकालना जरूरी है। आप परसेंटेज को देख के अनुमान अगर आप लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं यार 44% यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इसी क्षेत्र की महिलाएं सबसे ज्यादा होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है टोटल पर भी निर्भर करता है, परसेंटेज पर भी निर्भर करता है। तो आप से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा बेटर है कि आप क्या करें, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कैलकुलेट कर लें। तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। 35% निकाल लीजिए किसका? 5640 का। 5640 का 35% कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सीधे सीधे 0 से 0 काट दो। ये 5 7 बार, ये 5 2 बार, 2 1 बार, 2 बार, 8 बार और 2 बार। 7 दूनी 14 का 4, कैरी ओवर 1, 56 का 7, कैरी ओवर 5, ये हो जाएगा 1974। तो यहां पर रह रही महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1974। आगे बढ़ते हैं, अगले क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहां पर 4050 में से 44% महिलाएं हैं। 44% का मतलब है 44/100 किसका? 5200 का। 4850 का। ये सुधार लेंगे इसको, यहां पर कितना आएगा? 4850। तो 4850 ऐसा कर लिया। ये काट दीजिए, ये 11 बार में, ये 4 25 बार में, 25 1 बार में, यहां पर से 25 काटेंगे तो 25 ही हो जाएगा 1 बार में, 25 9 बार में और 4 बार में। और इस तरीके से अब 194 इंटू 11 कर लेते हैं। तो 11 4 44 का 4, कैरी ओवर 4, 99103 का 3, कैरी ओवर 1। तो यहां पर आ जाएगा 2134। ये हो जाएगा हमारा 2134। आगे बढ़ेंगे, 39% 5200 का निकालना है हमको। तो 39% 5200 का, तो 39/100 इंटू 5200, 0000 काट लीजिए। 39 इंटू 52 कर लीजिए। तो 39 इंटू 2 करने पर ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 7। 39 इंटू 5 करने पर आएगा 195। तो 195 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 2028। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना? 2028 ये आएगा। आगे देखिएगा, आगे हमको क्या निकालना है? तो 25% 60/20 का हमको निकालना है। निकाल लेते हैं 25% 60/20 का। तो 25% किसका? 60/20 का। ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, 0 बार में और 5 बार में। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 1505।
1505 आएगा। और लास्ट में हमको क्या करना है, 41% ऑफ 4900 निकालना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने पर 41% का मतलब है 41/100 किसका, 4900 का, डबल जीरो से काट दीजिए। अब 41 इंटू 49, तो ये 49 इंटू 1 का 49 का 9 कैरी ओवर 4, और इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 196, तो ये हो जाएगा 209, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2009। इस प्रकार हमने बहुत ही जल्द से जल्द हमने महिलाओं की संख्या निकाल ली, और महिलाओं की संख्या में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या कहाँ पर आई, तो जी कैटेगरी में आई। तो किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो जी क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। जिस भी ऑप्शन में जी दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच और आई क्षेत्रों में मिलाकर कुल कितने बच्चे रहते हैं। एच क्षेत्र में बच्चे और आई क्षेत्र में बच्चे कुल कितने हैं। तो देखिए एच क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, तो ये बात कर रहा है एच क्षेत्र की, ये बात कर रहा है आई क्षेत्र की। एच क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 13% बच्चे हैं 5200 के, तो 13% किसका, 5200 का। ये हो गया एच क्षेत्र के बच्चों की संख्या। आगे आते हैं आई क्षेत्र के बच्चों की संख्या में। आई क्षेत्र के बच्चों की संख्या में आई क्षेत्र में कितने बच्चे रह रहे हैं, 10%। तो यहाँ पर आ जाएगा 10/100 इंटू 10% किसका, तो 60/20 का। तो यहाँ पर से 0 से 0, ये 0 से 0 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 602, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ से काट दीजिए, तो 13 गुणित 52 कर दीजिए, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 का 6 ओवर 2, यहाँ पर आ जाएगा 676, और सॉल्व करने पर आएगा 1278। कितना आएगा, 1278 आएगा। तो जो भी ऑप्शन में आपको 1278 दिखे वो होगा एच और आई क्षेत्र में रह रहे बच्चों की कुल संख्या। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न में पूछ रहा है एफ क्षेत्र में रह रहे पुरुषों की संख्या का एच क्षेत्र में रह रहे पुरुषों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। एफ क्षेत्र में रह रहे पुरुषों की संख्या का एच क्षेत्र में रह रहे पुरुषों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो पुरुषों का अनुपात पूछ रहा है क्षेत्र एफ और क्षेत्र एच के। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा क्या करने वाले हैं, एफ क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, तो आप कहेंगे 55%। ये 55% किसका होगा, 56-40 का होगा। तो हमने 55% 56-40 का लिख लिया। बटे में क्या हो जाएगा, एच क्षेत्र में रह रहे पुरुषों की संख्या, और एच क्षेत्र में पुरुष कितने हैं, तो ये है 48%। ये 48% किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका, 5200 का। और इस प्रकार आप क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 ये कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा, तो ये 4 एक बार में, 3 बार में और 0 बार में, और यहाँ से भी 4 से काट दीजिए, तो 4 एक बार में, 4 बार में और 1 बार में। यहाँ से 3 से कटेगा तो ये 3 एक बार में और 6 बार में, ये 3 4 बार में और 7 बार में। आगे 5 11 बार में, ये 5 कितने बार में, तो 2 बार में और 6 बार में। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 11 गुणित 47, और 11 गुणित 47 का मतलब है 47 एकम 47 का 7, 47, और यहाँ पर आ जाएगा 517। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 होता है 96 का 6, कैरी ओवर 9, 16 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 416। तो 517 बटे 416, तो अनुपात हमारा क्या होने वाला है, तो हमारा अनुपात आएगा 517/416। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। तो इस तरीके से हमने टैबुलेशन का एक क्वेश्चन खत्म कर लिया। आगे बढ़ेंगे टैबुलेशन के अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। जे क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या एफ क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बात कर रहा है किसकी, जे क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या का किससे, एफ क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या
का लगभग कितना प्रतिशत है। जब भी का कितने प्रतिशत कहे, सीधे सीधे जिसका नाम पहले लिया उसको ऊपर लिखना, जिसका नाम बाद में लिया उसको नीचे लिखना, इनटू 100 कर देना, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो एफ क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या है 5640 और सॉरी पहले इसने जे क्षेत्र की बात किया ना, तो पहले जे हम लिखेंगे, जे क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या, तो यहां पर आ जाएगा कितना 4900। एफ क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुल संख्या यहां पर आ जाएगा 5640। और इस तरीके से आपको यही परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जो है काट दीजिए, तो ये 0 से 0 खत्म, ये 2 से काट दीजिए, तो ये 2 बार में, 8 बार में और 2 बार में, ये 2 कितने बार में, तो ये 5 बार में। आगे यहाँ से वापस से आप जो है क्या कर सकते हैं, तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 1 बार में और 4 बार में और 1 बार में। यहाँ से 2 को अगर आप काटेंगे तो ये 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में और 0 बार में। और इस तरीके से फिर आप आगे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 12250 अपॉन 41। और आगे जो है आपको इसी का जो है डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवीजन करके जो है आप यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ भी नहीं है, आपको आगे 12250 को आपको यहाँ से 141 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना है। तो आगे का जो है आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा, निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी में 6 संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले तो ये निर्देश में क्या कह रहा है इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये जानकारी दे रहा है, ये कॉलम जो है वो हमको बता रहा है किसके बारे में, संस्थानों के बारे में। तो ये GIMS, JBMS, NIBS, IIPS, ACMS, WIBS, ये जो है ये विभिन्न संस्थानों के नाम है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्सेज, और अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के नाम है, दैट इज MBA, MMS, PGDBA, DCA, MCA एंड ACP। तो अब इस टेबल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये बता रहा है अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, और ये बता रहा है उन कॉलेजेस के कोर्सेज के बारे में, और यहाँ पर उनकी जानकारी दी हुई है संख्याओं में कि अगर हम बात करें कि GIMS में MBA में कितने छात्र हैं तो 120, JBMS में MBA में कितने हैं तो 180, JBMS में MMS कोर्स में कितने हैं 120, NIBS में PGDBA में कितने हैं तो 125। और इस प्रकार ये सारणी जो है हमको अलग अलग संस्थानों में अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में बता रही है। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि MMS पाठ्यक्रम में NIBS के विद्यार्थियों की संख्या JBMS के विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। फिर से पूछ रहा है का कितने प्रतिशत, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी का कितने प्रतिशत की बात करें तो आएगा एक फ्रैक्शन, साथ में आएगा इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन में ऊपर क्या आने वाला है और नीचे क्या आने वाला है, तो जिसका नाम पहले लिया उसकी वैल्यू ऊपर, जिसका नाम बाद में लिया उसकी वैल्यू नीचे। तो बात कर रहा है ये MMS पाठ्यक्रम की, यानी इस MMS पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। और कौन कौन से कॉलेजेस की बात कर रहा है, तो बात कर रहा है NIBS और JBMS, NIBS और JBMS। तो NIBS कॉलेज में MMS पाठ्यक्रम में कितने लोग हैं 90 लोग, तो लिखेंगे यहां पर कितना 90, क्योंकि NIBS का नाम पहले लिया था। आगे बात कर रहा है JBMS कॉलेज में MMS कोर्स में, तो यहां पर कितने हैं 120, तो वैल्यू लिखेंगे 120। और का कितने प्रतिशत के लिए, फिर प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, 30 3 बार में और ये 30 4 बार में, 4 1 बार में और ये 25 बार में, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 75%। करेक्ट आंसर होगा हमारा 75%।
जिस भी विकल्प में आपको 75% दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि विच कोर्स हैज द लीस्ट वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिएगा क्या बात कर रहा है, लीस्ट वेरिएशन की बात कर रहा है। किसमें? अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज में। किस कोर्स में लीस्ट वेरिएशन है अलग अलग इंस्टीट्यूट के? तो सबसे पहले हमको यहां पर वेरिएशन समझना पड़ेगा। तो वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन होता है कि आप अगर देखें तो GIMS कॉलेज में कितने हैं? 120, JBMS कॉलेज में MBA में कितने हैं? 180, NIBS में कितने हैं? 60 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि MBBS के कोर्स में यहां पर वेरिएशन फर्क कितना आया। तो फर्क मतलब अंतर निकाल लीजिए। तो 180 और 120, यहां पर अंतर है 60 का, यहां पर अंतर है 120 का, यहां पर अंतर है 30 का, यहां पर अंतर है 45 का, और यहां पर अंतर है कितने का? तो यहां पर अंतर है 75 का। इस प्रकार टोटल वेरिएशन आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो टोटल वेरिएशन यहां का निकाल लीजिएगा। यहां पर अगर आप देखें तो 60, यहां पर अगर आप देखें तो 30, इनका अंतर 0, इनका अंतर 30 और इनका अंतर कितना हो गया? 30। इस प्रकार यहां का अगर देखा जाए तो 150, यहां का देखा जाए तो 175, यहां का देखा जाए तो 15, यहां 40 और यहां 60। यहां का वेरिएशन 20, इनका वेरिएशन 30, इनका वेरिएशन 35, इनका वेरिएशन 5 और इनका वेरिएशन 15। यहां पर अगर हम देखें तो वेरिएशन 30, यहां पर 20, यहां पर 5 और यहां पर 20, और यहां पर देखा जाए तो वेरिएशन 30, यहां पर वेरिएशन 15, 0, 45 और यहां पर वेरिएशन 60। तो इस प्रकार अब आप देखेंगे अगर तो सभी वेरिएशन को जोड़ने पर आपको लीस्ट वेरिएशन कहां पर मिलने वाला है? तो आपको लीस्ट वेरिएशन या तो यहां मिलने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं। तो 30 और 20 हो जाएगा 50, 35 जोड़ने पर 85, 5 जोड़ने पर 90 और यहां पर आ जाएगा कितना वेरिएशन? 105। यहां पर अगर हम देखें तो 30 और 20 50, 70, 70 और 5 75, यहां पर वेरिएशन आ जाएगा कितना? 95। बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो वेरिएशन इनसे तो ज्यादा आने ही वाला है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि DCA में हमारे सबसे कम वेरिएशन है, सबसे कम विभिन्नता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में आपको DCA दिखे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या है? मैक्सिमम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है। बात कर रहा है पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम मतलब कोर्सेज की बात कर रहा है। तो MBA कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर 300, ये हो जाएगा 360, 90 जोड़ने पर हो जाएगा कितना? 450, ये 45 जोड़ने पर हो जाएगा 495 और 120 जोड़ने पर हो जाएगा 615 और 715। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? तो यहां पर आ जाएंगे 715। इस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं? 715। ऐड करते हैं MMS में, तो यहां हो जाएगा 180, 90 जोड़ने पर हो जाएगा 270, 90 जोड़ने पर 360, 420 एंड 510। तो यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 510। ऐड करते हैं यहां पर, तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 450, उसमें 125 अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 575, 575 के बाद 715 हो जाएगा। 715 में 180 अगर आप जोड़ेंगे तो 785, 795 और ये हो जाएगा 895, और 895 में अगर आप 240 ऐड करेंगे तो 1135 आ जाएगा। आगे ऐड करते हैं यहां पर, तो 50 और 30 हो जाएगा 80, 80 में अगर आप 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140, 165, 185 और 185 प्लस 15 करने पर आ जाएगा 220। यहां पर अगर स्टूडेंट जोड़े जाएं तो ये हो जाएगा 380, ये हो जाएगा 4, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 380, हो जाएगा 590, 590 में 90 जोड़ने पर ये हो जाएगा कितना? 780, 780 पर 185 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 365, 965 और 965 में जब आप 205 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1170। यहां पर अगर ऐड करें तो 15 15 30 और 30 60 और 60 120 आएगा। इस प्रकार सभी कोर्सेस में कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है वो हमने निकाल लिया। हमसे प्रश्न में पूछा था कि सर्वाधिक
सर्वाधिक किस में है? तो सर्वाधिक संख्या आप देख सकते हैं एमसीए कोर्स में सर्वाधिक संख्या आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एमसीए हमारा आंसर होगा। जिस भी किसी ऑप्शन में एमसीए लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सभी संस्थानों में एसीपी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? सभी संस्थानों में एसीपी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? एसीपी पाठ्यक्रम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 30, यहाँ 15 45, यहाँ 15 60 और 60 120। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एसीपी में कितने हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा 120। तो 120 जिस भी ऑप्शन में आपको मिले वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका में 2006 से 2009 के दौरान 3 अलग अलग राज्यों यूपी, एपी और पंजाब में चावल का उत्पादन टनों में दिया गया है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर देखें तो 3 वर्ष दिए गए हैं, 4 वर्ष दिए गए हैं, 2006, 2007, 2008, 2009। और इनमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर राज्यों का नाम दिया हुआ है यूपी, एपी और पंजाब। और हमको जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसके आंकड़े हैं? तो चावल के उत्पादन के आंकड़े हैं, जो कि किस में है? टन्स में है। तो इन्हीं के आधार पर हमको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रमशः 2006 और 2008 में तीनों राज्यों यूपी, एमपी और पंजाब के चावल के उत्पादन में के बीच कितना अंतर है? 2006 और 2008 में तीनों राज्यों के चावल के कुल उत्पादन में के बीच अंतर कितना है? तो यूपी 2000, what is the difference between the total production of rice of all 3 states together in 2006 and 2008? तो 2006 में तीनों राज्यों का चावल उत्पादन कितना है ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 5.6, 4.7 और 3.8 इसको हमको ऐड करना है। तो 6 और 7 13, 13 और 8 21 का एक कैरी ओवर 2 ले लीजिए। 2 5 7 4 11 और ये हो जाएगा 14, तो 14.1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों राज्यों द्वारा 2006 में कुल कितना चावल का उत्पादन किया गया? तो 14.1 टन किया गया। 2008 में तीनों राज्यों के द्वारा कितना चावल उत्पादन किया गया? तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 9 15 का 5 कैरी ओवर 1 कर दीजिए। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 5 हो जाएगा कितना? 18। तो 18.5 टन यहाँ पर हुआ। तो हम देख सकते हैं कि 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ? 18.5 टन। और 2006 में कितना हुआ? तो 14.1 टन। तो यहां पर अब हमको क्या करना है? तो अब हमको सिर्फ अंतर निकालना बाकी है। तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने पर यहां पर हो जाएगा 4.4 टन। देखिए कौन से ऑप्शन में 4.4 टन है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4.4 टन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में पंजाब राज्य के चावल का औसत उत्पादन कितना है? सभी वर्षों में पंजाब राज्य का औसत उत्पादन कितना है, यानी एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस पंजाब की कितनी है? तो हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3 और 4 वर्ष के आंकड़ों के बारे में। तो औसत निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। और क्या क्या है इनका उत्पादन? तो उत्पादन लिख लेते हैं। तो उत्पादन दिया गया है 3.8 प्लस 7.4 प्लस 5.9 प्लस 3.1। और इस प्रकार हम जो है इनका एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल कर ले। तो 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 2 21 और 1 22 का 2 कैरी ओवर 2, 3 2 5 12 17 और 17 और 3 हो जाएगा हमारा 20। फिर से एक बार देखिएगा। तो यहाँ से 8 और 4 12, 21 22 का 2 कैरी ओवर 2, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। तो 20.2 अपॉन 4 हमको करना है। सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.05। तो 5.05 टन जो है
वो हमारा एवरेज प्रोडक्शन होने वाला है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5.05 टन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2009 में राज्य एपी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, परसेंटेज ग्रोथ की बात कर रहा है, या परसेंटेज मोर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको परसेंटेज के टॉपिक में बताया था, परसेंटेज मोर कहे चाहे परसेंटेज लेस कहे, हमेशा हमको क्या करना है, तो हमेशा हमको अंतर बटे तुलना गुणित 100 करना है। तो यहाँ पर अंतर ले लेते हैं। तो कब कब के अंतर की बात कर रहा है, 2007 और 2009। एपी में 2007 और 2009। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर लेना पड़ेगा। अंतर होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो 6.5 माइनस 5.2 हम लिखेंगे। और तुलना किससे हो रही है, तो वर्ष 2007 की तुलना में, किसकी तुलना में, 2007 की तुलना में। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2007 का। अब बस आपको क्या करना है, इसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1.3, यहाँ पर आएगा 5.2, इंटू कर देंगे हम 100। ये एक बार में और ये 4 बार में, ये एक बार में और ये 25 बार में। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 25%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, और अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूपीएससी सीसेट में पूछा हुआ एक प्रश्न है, जिसको मैंने यहाँ पर लिया था। लेने का एक कारण है जिसको अभी हम समझेंगे। देखते हैं एक बार ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित डेटा पर विचार करें। फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है, ईयर दिया हुआ है हमको 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41, 41 से 51, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81। एक डेकेड के लिए को अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हमको बर्थ रेट और डेथ रेट बता रहा है, और हमको पूछ रहा है किस अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम है, नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो मैक्सिमम है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो क्या होता है, तो वो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो होता है वो हमारा ग्रोथ रेट होता है। याद रखिएगा, कभी कभी हमको इस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ता है जहां पर अगर हमको बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर हमको नहीं पता कि ग्रोथ रेट कैसे आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो याद रखिएगा, ग्रोथ रेट क्या होता है, तो ग्रोथ रेट होता है बर्थ रेट, बर्थ रेट माइनस, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये होता है हमारा ग्रोथ रेट। तो ऐसे में हमको पूछ रहा है कि किस वर्ष की अवधि के लिए ये जो है वो अधिकतम था। तो अधिकतम था, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों का अंतर निकालें और आप यहाँ पर लिखें। इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर निकाल करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अंतर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 में से 5 जाएगा, यानी 11 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 6, दशमलव लगा दें, ये हो जाएगा 7, और 7 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना, 2, ये है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 12.6 प्राप्त हुआ। दूसरे वर्ष के लिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, दशमलव लगा दें। 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, आ जाएगा 12.5। 7 में से 8 नहीं जा पाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 के लिए इसको 10 बना ले। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 8, ये हो गया हमारा 3, 3 में से 2 जाएगा, आएगा 1, 18.9। 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो 11 में से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0, 0 में से 8 यानी 10 में से 8 यानी 2, ये हो गया 3,
3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.2 और आगे माइनस करेंगे तो 11 में से 8 यहाँ पर 3, ये हो गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर हो गया है 3, तो आगे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अगर आप ध्यान देंगे तो किस के लिए हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 22.3 के लिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन से डेकेड के लिए, तो 1971 से 1981 के लिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1971 टू 1981। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, एक बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज में मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया है कि ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम हमारा 1971 से 1981 के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है 26 से लेकर 28 के लिए। अगले 3 प्रश्नों के लिए यहाँ पर जानकारी दी हुई है। और अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा बार ग्राफ चालू होता है, यहाँ से हमारा बार ग्राफ चालू होता है। और जैसा कि हमने पाई चार्ट में देखा था कि जानकारी सर्कल में दी थी, टैबुलेशन में देखा जानकारी टेबल में दी है, तो बार ग्राफ में क्या होता है कि जानकारी जो है वो बार ग्राफ के माध्यम से हमको दी जाती है। तो चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है जो लगातार 5 हफ्तों के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दर्शाता है। ग्राफ का अवलोकन करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स दिया हुआ है, ये है नंबर ऑफ साइकिल्स, ये है फर्स्ट वीक, ये है सेकेंड वीक, ये है थर्ड वीक, ये है फोर्थ वीक और ये है फिफ्थ वीक। और अब आ जाते हैं इनके आधारित प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक टुगेदर इज, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में कुल मिला के कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 1060 प्लस 920 करते हैं, तो करने पर 1980 आएगा। 1980 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए, तो ये हमको जोड़ने को बोला। बहुत ही सरल सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन द फिफ्थ वीक, 5वें वीक में कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए। एकदम देखने वाला ही बस आंसर है, देखते ही आंसर आएगा। 5वां हफ्ता देखिए, वैल्यूज देखिए, 1440 हमारा एकदम सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 5 सप्ताहों में उत्पन्न साइकिलों की कुल संख्या क्या है। चक्रों को चेंज करें, यहाँ पर साइकिल कर लें, तो साइकिलों की कुल संख्या क्या है, 5 हफ्तों में कितने साइकिल्स हमारे बने हैं ये हमको पूछ रहा है। तो सबको ऐड कर दीजिए, 1800, 1300, 2100, 2100 में अगर आप 60 अगर आप जोड़ें तो ये हो जाएगा 3160। 3160 में अगर आप 920 जोड़ लें तो ये हो जाएगा 4080, और 4080 में अगर आप 1400 जोड़ लें तो आएगा हमारे पास 5520 साइकिलें। तो 5 हफ्तों में टोटल कितनी साइकिलें बनी हैं, तो 5520 साइकिलें बनी हैं। इस प्रकार बहुत ही सिंपल बार ग्राफ का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ एक निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। नीला वाला जो है वो दर्शा रहा है किसको, राइस को, और यहाँ पर जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो दर्शा रहा है हमारे किसको, गेहूं को, दैट इज वीट को। तो ये दर्शा रहा है चावल को और दूसरा दर्शा रहा है किसको, गेहूं को। तो उनके उत्पादन को दर्शा रहा है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आप देखेंगे तो हमारे वाई एक्सिस में प्रोडक्शन है किसमें, लाख टन में, किसमें, लाख टन में। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो किस में आने वाला है, लाख टन में। देखते हैं इस पर आधारित पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज, कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। तो सबसे पहले तो
हम देखेंगे कि राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो कहाँ रहा है, तो आपको दिखेगा कि राइस तो ब्लू है और ब्लू वाली बिल्डिंग सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रही है, तो बी में दिख रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बी है, क्योंकि बी में लगभग 10 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है किसका, राइस का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट सवाल कह रहा है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द मेंशन्ड स्टेट इज, उल्लेखित राज्यों में चावल का उत्पादन का औसत क्या है। जितने भी राज्य आपको दिए गए हैं उनमें चावल का औसत उत्पादन क्या है, तो सबसे पहले कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य है। औसत के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले राज्य ए में कितना चावल, 8 लाख टन चावल। बी में कितना लाख टन चावल, 10 लाख टन चावल। सी में कितना चावल, तो 4 लाख टन चावल। डी में कितना चावल, यहाँ पर भी 4 लाख टन चावल। और ई में कितना चावल, तो ई में 2 लाख। और अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो 8 और 10 18 और 4 22, 22 4 26 और 2 28, और 28 बटे 5 कर दीजिए, 28 बटे 5 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 28 बटे 5 यानी 5.6 लाख टन। 5.6 लाख टन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 5.6 लाख टन हमको बता रहा है। तो इसी के साथ ही आज हमने जो है डीआई एक महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। इन डीआई में मैंने आपको केवल पाई चार्ट, बार ग्राफ और टैबुलेशन के क्वेश्चन कराए हैं। पाई चार्ट देखा जाए तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला डीआई का टॉपिक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी पाई चार्ट के क्वेश्चंस को बनाने में। एज सच मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने जहां तक देखा है तो कभी भी डीआई में आपको जो है कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दी जाती है, वो जानकारी आपको पढ़ना है। अगर आप बात करें कि कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन तो वही कैलकुलेशंस आ रहे हैं जो हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन में पढ़ा था, परसेंटेज में पढ़ा था, या नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं पढ़ा था, वही कैलकुलेशंस हमको यहाँ पर करने होते हैं। डीआई में केवल और केवल इंपॉर्टेंट है जो दी गई जानकारी है उसको समझना, उन जानकारियों को उठाना है। प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत बताना है, अगर रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो बताना है, वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू बताना है। ऑपरेशन यहाँ पर वही होने वाले हैं जो पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। नया सिर्फ एक ही चीज निकल करके आता है कि इस बार जानकारी जो है वो आपको एक चित्रित जानकारी दी जाती है, किसी न किसी पिक्चर्स के माध्यम से दी जाती है। वो पिक्चर पाई चार्ट का होगा, वो पिक्चर टेबल का होगा, या वो पिक्चर जो है आपका बार ग्राफ का भी हो सकता है, या हिस्टोग्राम्स का भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इनका पीडीएफ आप तक पहुंच जाए तो आपको एक चीज करना होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल में हमारे वो पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।